बुलेटिन में बात करेंगे एक बड़े सवाल के ऊपर, जाति का गणित 24 में क्या फिट होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल बिहार सरकार ने जातीय गणना के आंकड़े जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही बिहार जातीय गणना के आंकड़े जारी करने वाला पहला राज्य भी बन गया है। इसके साथ ही बिहार के साथ साथ देश में एक नई बहस छिड़ती हुई नजर आ रही है। अब वो बहस जाति के आधार पर बंटवारे की बहस है। जातीय जनगणना की रिपोर्ट के बाद में बिहार में बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। सीएम नीतीश कुमार ने आज इसी के बीच में सर्वदलीय बैठक बुला ली है। बैठक में सभी 9 दलों को बुलाया गया है। वहीं जातिगत जनगणना के आंकड़ों पर चर्चा की संभावना जताई जा रही है। इस बैठक में बैठक का मकसद ही जातिगत जनगणना जारी किया गया रिपोर्ट, उसके ऊपर चर्चा है। दोपहर 3:30 बजे सर्वदलीय बैठक की जानी है। नजरें बैठक के ऊपर लगातार हमारी बनी हुई है। इस बीच आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस सहित 9 दल बैठक में शामिल होंगे। कितनी सहमति जताते हैं ये महत्वपूर्ण हो जाता है। जातीय जनगणना के आंकड़ों की जानकारी भी देंगे सीएम नीतीश कुमार। इस बीच तेजस्वी यादव और साथ साथ में गिरिराज सिंह क्या कुछ कह रहे हैं इन जातिगत जनगणना के रिपोर्ट के ऊपर, वो भी आपको सुनवाते हैं। कम समय में हम लोगों ने जानकारी इकट्ठा भी की है और आज ऐतिहासिक दिन पर जो है ऐतिहासिक काम जो है हम लोगों ने किया है, जारी भी किया है। और आप सब लोग जानते होंगे कि कितने बार जो है अड़चने, बाधाएं जो है पैदा करने की कोशिश की गई भाजपा द्वारा। तो आप देखिएगा कि प्रधानमंत्री जी ने नकार दिया, लोकसभा में नकारा गया, राज्यसभा में नकारा गया, लेकिन जो हम लोगों का कमिटमेंट था ये कराने का, वो हम लोगों ने किया। जातीय जनगणना बिहार की जनता में, गरीबों में भ्रम फैलाने के सिवा कुछ नहीं है। इन्हें तो रिपोर्ट कार्ड देने चाहिए थी कि 33 साल 18 साल नीतीश बाबू और 15 साल लालू यादव, ये दोनों ने मिलकर राज किया और गरीबों को क्या उद्धार किया, कितने लोगों को नौकरी दी, कितने लोगों की हालत सुधरी, ये रिपोर्ट कार्ड होनी चाहिए थी। अब ये रिपोर्ट कार्ड जातीय जनगणना का देकर के लोगों में भ्रम के सिवा और कुछ नहीं। तो देखिए, बिहार में जातीय जनगणना का रिपोर्ट जारी होने के बाद में एक अलग सियासी बहस पूरे देश में छिड़ती हुई नजर आ रही है। आरोप प्रत्यारोप और प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया और इसी बीच में हमारे साथ में बीजेपी नेता अरविंद सिंह जुड़े हैं। अरविंद सिंह, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले तो ये मैं समझना चाहूंगी कि एक नई तरीके से यहाँ पर पॉलिटिक्स में मोड़ आता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ हिंदुत्व नजर आता है, दूसरी तरफ हिंदुत्व में बंटवारा नजर आता है, वो भी तब जब विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में चुनाव होने और 24 का चुनाव भी निकट है। देखिए, जिन लोगों ने काम नहीं किया है और जब जनता ने सत्ता में बैठाया उस समय कुछ कर नहीं पाए, वो लोग अब उनको लगता है कि हमको जनता में आशीर्वाद मिलने वाला नहीं है, जनता हमें प्रश्रय देने वाली नहीं है, तो क्या करें, तो जाति के नाम पे शोर मचाइए। अभी मैं तेजस्वी यादव को सुन रहा था कि जातीय जनगणना नहीं होने दिया जा रहा था। अरे आपको किसने रोका था? 15 वर्षों तक लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री रहे, उनके परिवार के लोग सत्ता में रहे। कब किस कैबिनेट में उनके द्वारा कौन सा प्रस्ताव लाया गया कि जातीय जनगणना कराएंगे? 15 वर्षों में कभी नहीं लाया गया। और ये जो जातीय सर्वे आया है, ये नीतीश बाबू के उस कैबिनेट का डिसीजन है जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल होती थी। भारतीय जनता पार्टी के 14 मंत्री होते थे, उस कैबिनेट का ये डिसीजन है। लेकिन उसमें यह भी तय हुआ था कि 27 बिंदुओं पर जातीय सर्वेक्षण होगा। उसमें शिक्षा है, रोजगार है और बाकी सामाजिक स्थिति है, वो है, ये सारे बिंदु उसमें तय किए गए थे। लेकिन सबकी उपेक्षा की गई है, वो सब आंकड़े शेयर नहीं किए गए, केवल और केवल जातिगत आंकड़े शेयर किए गए हैं राजनीतिक उद्देश्यों के लिए। जनता सब समझती है और मुझे लगता है जाति जाति करने से कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। आपको उनके लिए वास्तव में काम करना पड़ेगा, काम करके दिखाना पड़ेगा। बिल्कुल अरविंद जी, जाति करने से क्या कुछ होगा और इसका कितना जो इंपैक्ट है वो चुनावों में देखने को मिलेगा, ये तो जाहिर हो ही जाएगा। लेकिन उस बीच में जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, जब हम बात करते हैं 2047 की, एक डेवलप्ड कंट्री की, तो हम फिर जातियों के पीछे क्यों भाग रहे हैं? संविधान बना तो उस समय ये चर्चा हुई
संविधान निर्माताओं ने ये कहा, पहले तो ये संविधान में है कि जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। लेकिन साथ में ये भी विचारा है कि जो लोग पिछड़ गए हैं, विकास के दौर से पीछे रह गए हैं, सामाजिक न्याय नहीं मिल पाए, उनको थोड़ा आरक्षण देके आगे लाना चाहिए। ये प्रावधान रखा गया। लेकिन आप आरक्षण देते हैं तो आपकी मंशा लोगों को आगे लाने की होनी चाहिए, राजनीतिक रोटियां सेकने की नहीं होनी चाहिए। और मैं बताऊं, भारतीय जनता पार्टी के सरकारों ने बिना शोर मचाए जो पिछड़े लोग हैं, जो कतार में खड़ा अंतिम व्यक्ति है, उनके लिए काम किया है और उनको आगे लाया है। मुझे 30 सेकंड दीजिए तो कुछ बातें मैं और आपके सामने रखूं। 80 करोड़ लोगों को हम 2 वक्त की रोटी दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, तो वो कहां से आते हैं? वो पिछड़े समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, वो दबे कुचले लोग हैं। हम 11 करोड़ लोगों को शौचालय बनाए हैं, तो ये कौन सा वर्ग है? ये अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अत्यंत ठीक है अरविंद जी, आपका सुना उपलब्धियां बीजेपी की क्या कुछ रही है, लेकिन उस बीच में जेडीयू से राजीव रंजन जी हमारे साथ में जुड़ गए। मैं सीधा, सबसे पहले तो स्वागत है राजीव जी आपका भारत 24 पर। सीधा सवाल ये रहेगा मेरा सबसे पहले आपसे, ये जो जातिगत जनगणना का कार्ड जारी किया गया है, इसकी जरूरत क्या थी? जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो कई सारे और तरीके होते हैं डेवलपमेंट के बारे में बात करने, लेकिन जाति के आधार पर हम फिर से अब 2023 में आकर क्यों बात कर रहे हैं? क्यों बांट रहे हैं जाति के आधार पर देश को? राजीव जी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? राजीव जी का हम रुख करेंगे, लेकिन उस बीच में अरविंद सिंह जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, बीजेपी नेता अरविंद सिंह जी। आपसे मेरा सवाल ये रहेगा कि एक तरफ बीजेपी बात करती है हिंदुत्व की, जिसमें अब अगर सर्वे की है, अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो 81% से ज्यादा बताया जा रहा है ओवरऑल हिंदू हैं। तो इसमें क्या बीजेपी को फायदा होगा या फिर ये जो जाति के आधार पर बंटवारा किया जा रहा है बीजेपी को नुकसान होगा? देखिए, ये घाटे नुकसान की बात नहीं है, हम समग्रता की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। हम तो चाहते हैं सभी आगे आए और जो पीछे छूट गए हैं विकास के दौड़ में, उनको विशेष प्रयास करके आगे लाया जाए और इसी नीति पर बीजेपी काम कर रही है। बीजेपी पिछड़ी जातियों को और अति पिछड़ी जातियों को आगे लाने में जितना बीजेपी का रोल है उतना किसी का नहीं है। मैं बताऊं आपको, आजकल कांग्रेस भी जातीय जनगणना और पिछड़ा चिल्ला रही है, लेकिन आप बताइए 5 दशकों से ज्यादा ये सरकार में रहे हैं। ये वही पार्टी है जिसने मंडल आयोग की सिफारिशों को दबा के रख दिया था, पिछड़ों को आरक्षण लागू होने नहीं दे रही थी। और तो छोड़िए, कांग्रेस में एक अदद पिछड़ा, अति पिछड़ा अध्यक्ष सीताराम केसरी बर्दाश्त नहीं हो पाए, उनको बाथरूम में बंद करके और जबरदस्ती सोनिया जी को अध्यक्ष बनाया गया। तब इनको पिछड़ा समाज और अति पिछड़ा समाज याद नहीं आया। काम करना एक बात होता है और जाति के नाम पे चिल्लाना अलग बात होता है। इन लोगों को जनता ने खारिज कर दिया है, इनको कोई रास्ता सूझ नहीं रहा है, तो इनको लगता है अगड़ा पिछड़ा करके हम सत्ता पा जाएंगे। बिल्कुल अरविंद जी, अगड़ा पिछड़ा पॉलिटिक्स एक बार फिर से हमें देखने को मिल रहा है राजनीति में। उस बीच राजीव रंजन जी के पास एक बार मैं फिर से जाऊंगी। राजीव रंजन जी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी पहुंच रही है। राजीव रंजन जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नेता है आप जेडीयू के, उस बीच में रिपोर्ट कार्ड जारी कर दिया गया है यहाँ पर जातिगत जनगणना का। मेरा सीधा सवाल ये रहेगा कि जब हम 2047 विकसित भारत की बात करते हैं, जब हम 2023 तक पहुंच गए, जब हम आजादी के 75 साल से आगे बढ़ चुके हैं, उस बीच जाति के आधार पर एक बार फिर से हिंदुस्तान का बंटवारा करने की क्या जरूरत पड़ गई? अभी तो सबसे अधिक जरूरत है। 2047 तक विकसित कैसे करेंगे जब तक हमारे पास जातीय आधार नहीं होगा? कौन जाति कितनी है, कौन पीछे है, कौन आगे है, अगर उसकी गणना नहीं करेंगे तो विकास का कैसे करेंगे हम लोग? विकास का आर्थिक आधार पर कैसे उसको हिस्सेदारी देंगे? ये जो 10% वाले लोग हैं, ये 90% पर राज करने का जो सामंती ताकते हैं बीजेपी आरएसएस के लोग जो है, ये जो इनका तो पैर के तले से जमीन खिंचक गया। जैसे ही नीतीश कुमार ने हकीकत सामने ला दिया, इन लोग का तो हालत खराब है। रात से बेचैनी का सुई पड़ गया इन लोगों को। कल रात तो सोए हैं क्या ये लोग? पूछिए इन लोगों से। जब नीतीश कुमार ने देश को एक रास्ता दिखाया है कि जो गरीब तबके के लोग कौन कहां पड़े हुए हैं, उनको कैसे विकास में हिस्सेदारी दिया जाए। जब तक 85% लोग, 90% लोग को हिस्सेदारी नहीं दीजिएगा तो अभी भारत को आगे बढ़ा लेंगे क्या? कैसे 2047 तक विकसित कर लेंगे? ये जो आरएसएस वाले लोग हैं, ये 8-10% लोग मिल करके देश के संसाधन को लूटने में लगे हुए हैं और ये लुटेरे लोग को परेशानी तो हो गई है। नीतीश कुमार ने ऐतिहासिक काम किया है
और देश को रास्ता दिखाने राजीव का रंजन काम जी किया। ऐतिहासिक काम किया, ये तो आप कह रहे हैं, अपनी ही पार्टी की आप खुद ही तारीफ कर रहे हैं। ये तो जनता तय करेगी कि ऐतिहासिक काम किया है या नहीं किया है। लेकिन उस बीच में एकदम जब आप, जनता तय करेगी। ठीक है, मैंने आपकी बात सुनी, आप मेरा जनता सवाल तय सुनिए करेगी। राजीव जी, 2024 आप बात में, करते हैं जब आपने विकसित, 2000 ठीक है मैं आपकी बात सुन रही हूँ, लेकिन जब आप विकसित भारत की बात करते हैं, जब आप कहते हैं हमने ऐतिहासिक काम किया है, तो आप उसकी डेफिनेशन क्या देते हैं? बेरोजगारी कम हो, महंगाई कम हो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हो, शिक्षा का दर बढ़े। तो जब हम ये सारी बातें करते हैं तो विकसित और अविकसित में हम डिवाइड कर सकते हैं ना? हमें जातिगत जनगणना करने की क्या जरूरत है? जाति के आधार पर बांटने की क्या जरूरत है? क्योंकि ये चीज तो हर समुदाय में है ना। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण समाज के अंदर यहाँ पर बेरोजगारी नहीं है या वो सिर्फ विकास वाले समाज है, ऐसा तो है नहीं ना। आप संसाधनों पर अधिकार देखिए ना, कैसे कब्जा करके बैठे हुए हैं लोग। ये 10% जो आबादी वाले लोग हैं, कैसे संसाधन पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। आप देखिए यूनिवर्सिटी कौन कौन खोल के बैठा हुआ, ये कुल कब्जा कर लिया संसाधन पर, कौन लोग किए हुए। आप पेट्रोल पंप के मालिक का लिस्ट निकालिए, आप यूनिवर्सिटीज के मालिक का, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के स्कूल नाम निकालिए, ये प्राइवेट बड़े बड़े स्कूल के मालिक का नाम निकालिए। ये कैसे लोग संसाधन पर कब्जा करके बैठे हुए हैं, ये सब हिसाब किताब होगा। और 2024 में बीजेपी को जमीन में गाड़ देंगे हम लोग। ये 85% लोग, 90% लोग मिलकर के जमीन दोज कर देंगे बीजेपी को, और बीजेपी का नाम और निशान इस देश में नहीं होगा, और गरीब का राज होगा। नीतीश कुमार ने गरीब का राज स्थापित करने का काम किया है। इनका पोल खुल गया है, और जब पोल खुल गया है तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, अंधेरा अरविंद जी, ये हिंदू की बात, इसका जवाब मैं अरविंद जी से लूंगी। सुना आपको राजीव जी, अरविंद जी इसका जवाब करते हैं लोग, हिंदू की बात करते हैं। देखिए साक्षी जी, मुझे लगता है तथ्य और तर्क पूर्वक बात करना चाहिए। देश को आगे ले जाने के लिए दो चीजें जरूरी होती हैं, एक तो है संसाधनों का निर्माण, वेल्थ क्रिएशन, और दूसरा उसका सम्यक डिस्ट्रीब्यूशन। ये सही है कि कुछ वंचित वर्ग है, कुछ पिछड़ा वर्ग है, जहां तक संसाधन कम पहुंचा है वहां पहुंचना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ संसाधनों का निर्माण भी जरूरी है। इनको बताना चाहिए। मैं आपके पास लौटूंगी, आपका भी मैं सुनूंगी पक्ष। इस बीच में हमारे साथ में मनीष गुप्ता, राजनीतिक विश्लेषक, जुड़ गए। आपका स्वागत है बहुत बहुत। आप तीनों के पास में लौटती हूँ, लेकिन और चलिए एक बार फिर से चर्चा शुरू करते हैं इसी मुद्दे के ऊपर जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। बिहार में पॉलिटिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं, क्योंकि जातिगत जनगणना का सर्वे रिलीज कर दिया गया है और उसके ऊपर आरोप और उसके साथ साथ प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। अरविंद जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, बीजेपी की तरफ से वो अपना पक्ष रख रहे थे। अरविंद जी, ये तो लगातार कहा जा रहा है कि जो पार्टी है वो 2024 में बीजेपी को हरा देगी, जेडीयू, और ये कदम एक ऐतिहासिक कदम लगातार जेडीयू बता रही। देखिए, जेडीयू की अपनी जमीन खिसक गई है, और ये नीतीश कुमार जी जो सोच के गए थे वो होने वाला नहीं है, इसलिए ये लोग बौखलाए हुए हैं। देखिए साक्षी जी, विकास के लिए जरूरी है संसाधनों का निर्माण। अब नौकरियां कहाँ से देंगे? बिहार का इंडस्ट्रियलाइजेशन हो नहीं रहा है, इंडस्ट्री वहां पे आ नहीं रही है, नए उद्योग धंधे वहां बैठ नहीं रहे हैं, शिक्षा का कोई नया विश्वविद्यालय नहीं आ रहा है, नई चीजें नहीं आ रही है, तो रोजगार के अवसर ही नहीं है, तो लोगों को आप रोजगार कहाँ से देंगे? जातीय जनगणना कर लेने से आप रोजगार थोड़ी दे देते हैं। लेकिन जब जाति चिल्लाना है, इसलिए ये चिल्ला रहे हैं। और राजीव रंजन जी से पूछिए कि ये जो जातीय सर्वे हुआ है, ये किस कैबिनेट का फैसला है? ये उस कैबिनेट का फैसला है जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल थी। और इनसे पूछिए, जिस राष्ट्रीय जनता दल के साथ ये बैठे हुए हैं, वो 15 वर्षों तक सत्ता में रही, उसने जाति जनगणना के लिए क्या किया? उन्होंने चारा खाने का काम किया ना, और उसका मुखिया आज पनिष्ठ है, और एक नहीं तो कई मामलों में और कई न्यायालयों के द्वारा। ऐसे व्यक्ति के साथ मिलकर आप बिहार को सुनहरा बनाना चाहते हैं और बिहार को विकास के चरम सीमा पे ले जाना चाहते हैं। आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? जब आपको अवसर आता है तो केवल आप अपने लिए करते हैं, जब आपको अवसर आता है तो परिवार को आगे बढ़ाते हैं, जब आपको अवसर आता है। अरविंद जी ठीक है, आपकी बात हमने सुनी। मैं इस बीच राजीव रंजन जी से इसका जवाब लूंगी, लेकिन उसके बीच में मनीष गुप्ता जी का रुख करूंगी। राजनीतिक विश्लेषक हैं आप, भारत 24 के साथ जुड़े। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपसे मैं समझना चाहूंगी, ये जो जनगणना का रिपोर्ट कार्ड जारी कर दिया गया है, इसके राजनीतिक मायने क्या है? जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, ये राग अलापा जा रहा है। क्या कुछ महत्व इसके पॉलिटिक्स के दौर में, क्योंकि वो भी विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और लोकसभा चुनाव नजदीक? देखिए, जिस तरीके से जाति जनगणना पर प्रयास चल रहा था, और खासकर लालू जी और नीतीश कुमार जी प्रयास कर रहे थे जनगणना हो, सुप्रीम कोर्ट तक गए और मामले को उन्होंने उलझाए रखा और फाइनली जनगणना कराई। ये तो एक्सपेक्टेड था कि कुछ पिछड़ी जातियां की संख्या ज्यादा होगी, क्योंकि आमतौर पर इस तरीके की बात तभी आती है जब अंदर से मैसेज होता है।
तो कहीं ना कहीं एक छोटा सा पॉलिटिकल माइलेज आरजेडी को मिलता हुआ दिख रहा है। यहाँ आरजेडी को मिलता हुआ दिख रहा है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड को मिलेगा, ये प्रश्न आने की बात है। अब दूसरी बात ये है, जाति जनगणना होने से लाभ क्या? मानो हो गई, पता लग गया यादव इतने परसेंट है, मुसलमान इतने परसेंट है, भूमिहार, कायस्थ, मुसहर इतने परसेंट है। अब लेकिन इसका लाभ क्या? जाहिर है जो राजनीतिक दल हैं वो बड़ी जनता के बड़े सेक्टर को भरमाने के लिए ये कहेंगे कि हम आपको ना नौकरी में आरक्षण बढ़ावा देंगे, जो कि मुझे अगले 20 साल तक आसान नहीं लगता। सुप्रीम कोर्ट इसको आसानी से नहीं करेगी, क्योंकि 60% की लिमिट तक तो आरक्षण ऑलरेडी है, इससे आगे जाएगा तो मिलेगा क्या? तो यानी हमारी जो राजनीतिक दलों की, मुख्यतः आरजेडी, समाजवादी पार्टी, इंडिया दलों की जो रिक्वायरमेंट है, उन्हें लगता है कि हम सिर्फ आरक्षण की बूंदी बांटेंगे। ठीक है, आरक्षण कहाँ देंगे? आरक्षण हम स्कूल में भी दे देंगे, आरक्षण हम प्रमोशन में दे देंगे, यानी होगा सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिलेगी सोसाइटी में, उसमें भी आरक्षण दे देंगे। आरक्षण के अलावा इनके पास क्या है कहने को, ये बताना मुश्किल है। ठीक है मनीष गुप्ता जी, इसका जवाब मैं, ठीक है, इसका जवाब मैं लूंगी राजीव रंजन जी से। राजीव रंजन जी, एक क्विक रिप्लाई मैं आपसे लूंगी। यहाँ पर सीधे तौर पर मनीष गुप्ता जी कह रहे हैं कि इसका मुनाफा क्या होगा, क्या बेनिफिट दिखेगा? आरक्षण दिलवाएंगे, लेकिन दिलवाएंगे कैसे, ये बड़ा सवाल। राजीव रंजन जी। मनीष गुप्ता जी बहुत भूल गए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश 50% को 60%, 10% आबादी को 10% आरक्षण देने के लिए 2 मिनट में कानून बदल गया। ये मनीष गुप्ता जी भूल गए क्या? जिसकी आबादी 10% है उसको 10% आरक्षण देने के लिए। विकास की बात नहीं करोगे आप? विकास की बात के अलावा और कोई लॉलीपॉप गुप्ता जी पता है, गुप्ता जी पता है आपको? अगर चैलेंज गुप्ता जी पता है, चैलेंज करता हूं, भारत का विकास दर 7.4 चलिए ठीक है, आप तीनों हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जानकारी देने के लिए। और इसके ऊपर बहस है कि थमती हुई नजर नहीं आ रही है, लगातार चर्चा दौड़ रही है। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जो अपने पक्ष है उसको सामने रखने के लिए।